सो आज का डेरिवेशन है हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत द्वारा तरंगों के परावर्तन की व्याख्या। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये काफ़ी सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, राइट। अच्छा, इसके पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपने नहीं देखा है, मैंने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस कर ली हैं, तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको अच्छी तरीके से हम डिटेल में समझते हैं। देखिए, सबसे पहले ना इसका हम क्या करते हैं, डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम में हम 3 कलर का इस्तेमाल करते हैं, पेंसिल का भी इस्तेमाल लेंगे और पेन्स का भी इस्तेमाल कर लेंगे। चलिए, सबसे पहले डायग्राम को आपको ध्यान से समझना है, बिल्कुल ध्यान से, ठीक है। ओके, सो हम यहाँ पे एक परावर्तक पॉलिश किया हुआ सतह ले रहे हैं, ठीक है। ओके, इसको यहाँ पर पॉलिश कर देते हैं। ओके, सो ये हमारा पॉलिश किया हुआ सतह, इसको थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं सो दैट कि हमारा डायग्राम में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो इसको हमने पॉलिश कर दिया। आई होप आपको विजिबल है, बिल्कुल विजिबल है। ओके, सो यहाँ पे क्या होता है ना, एक प्रकाश किरण गिरता है यूं, ठीक है। दूसरी तरंग ऐसे गिरता है यूं, ठीक है। इतना समझ में आता है। अब यहाँ से क्या होता है, ये रिफ्लेक्ट होकर यहाँ चली जाती है, ओके। और यहाँ से क्या होता है, हम इस पॉइंट पे अभिलंब खींच लेंगे। एक अभिलंब सीधा होता है, आपको पता है 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये हमने यहाँ पर अभिलंब खींच ली, इतना आपको समझ में आ चुका होगा। यहाँ पे हम दूसरा अभिलंब खींच लेते हैं। ये देखिए, ये भी हमारा क्या है, 90 डिग्री का ही एंगल बनाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अभिलंब तो हमारा बन गया। अब यहाँ से यहाँ भी एक अभिलंब खींच लेते हैं, तो ये भी हमारा क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल ही बनाएगा। ओके, अच्छा, ये जो तरंग यहाँ पे गिरा है ना, ये रिफ्लेक्ट होके यूं चला जाएगा, ठीक है। ओके, अब इस जगह पे हमने यहाँ पर अभिलंब तो खींच लिया, बट ये और इस पॉइंट पे भी हमें एक अनदर अभिलंब खींचना है, ठीक है। अगर आपको डायग्राम बनाना आ गया ना, तो ट्रस्ट मी कि आपको डेरिवेशन यूं समझ में आ जाएंगी। अब आपको पता है इसको परावर्तक पृष्ठ है, तो हम क्या करते हैं, इसको एक्स और वाई नेमिंग कर देते हैं, ठीक है। ये जो पॉइंट है हमारा, इसको हम ए पॉइंट मान लेते हैं, और ये जो पॉइंट है ये हमारा ए डैश पॉइंट है। ओके, अच्छा, आपको पता है आपतित किरण, कोई भी किरण यहाँ पर इस परावर्तक पृष्ठ पर पड़ रहा है, इसका मतलब क्या है, आपतित किरण है। तो आपतित किरण और ये आपतन बिंदु है, ये आपतन बिंदु, ये आपतित किरण। तो आपतित किरण और आपतन बिंदु के बीच में खींचा गया जो अभिलंब है, तो यहाँ पे जो ये एंगल बनता है, ये आपतन कोण होता है हमारा। अब आपको पता है यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या होगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो ये अगर आई है, तो ये हमारा 90 माइनस आई होगा, 90 माइनस आई, ये वाला एंगल है ना। और आपको पता ही है, सेम अगर हम चाहे तो ये वाला एंगल हमारा आई हो जाएगा। और ये आपको पता है परावर्तित किरण और आपतन बिंदु के बीच खींचा गया अभिलंब क्या होगा, परावर्तन कोण, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक ये हमारा परावर्तन कोण आर हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो इसको हम इस वाले बिंदु को हम बी नाम दे देते हैं, और इस वाले बिंदु को हम बी डैश मान लेते हैं। अगर आपको डायग्राम समझने में दिक्कत है ना, तो आप थोड़ा सा आप क्या कर सकते हैं, इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, मतलब जहाँ तक मैं डायग्राम आपको समझा रही हूँ, ठीक है। तो ये हमारा डायग्राम कंप्लीट हो चुका है इस डेरिवेशन के लिए, ठीक है। अब हम लोग इसको प्रूफ करने की ओर चलते हैं। चलिए, अब इस डायग्राम में जो भी चीज़ें हैं हमें वो डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर एक्स वाई क्या है वो हम लिख देते हैं। एक्स वाई हमारा परावर्तक पृष्ठ है ना। ओके, नाउ ए बी क्या है हमारा, ए बी है आपतित तरंगाग्र, ये हमारा ए बी है। ए बी क्या है, आपतित, ये देखिए ए बी, ये आपतित तरंगाग्र है, ठीक है। ये एंगल आई को हम क्या कहते हैं, आपतन कोण, आपतन कोण। और एंगल आर को क्या कहते हैं, परावर्तन कोण, ठीक है। और ये जो हमने ए डैश और बी डैश नाम दिया है, ए डैश और बी डैश, ये क्या है, ये परावर्तित तरंगाग्र है, परावर्तित तरंगाग्र, ठीक है। इसका मतलब ये ए बी जो है ये आपतित तरंगाग्र है, ये जो ए डैश और बी डैश है ये परावर्तित
तरंगाग्र है। ठीक है, ये हमने डिफाइन कर दी इस वाले डायग्राम के थ्रू। अब हम क्या करेंगे, हम लेंगे ए बी ए डैश त्रिभुज को, ए बी और ए डैश। देखिए ए बी ए डैश दिख रहा है आपको, एक त्रिभुज, एक ट्राइंगल ए बी ए डैश। तो ये पूरा ट्राइंगल हम लेने वाले हैं, तथा दूसरा ट्राइंगल हम लेंगे ए बी डैश ए डैश, ए बी डैश ए डैश। मतलब बेसिकली ये त्रिभुज और ये त्रिभुज आपको दिख रहा होगा, देखने की कोशिश कीजिए मेरे साथ। ए बी ए डैश ये वाला त्रिभुज और ए बी डैश ए डैश ये वाला त्रिभुज, दोनों त्रिभुज का बेस यानी आधार सेम है, इसलिए ये कुछ इस प्रकार है ना। ये एक ही बेस पे दो त्रिभुज ऐसे बना हुआ है, बेस इसका सेम है बट दो त्रिभुज है ना। अब इन दोनों त्रिभुज को हम सर्वांग सम दिखाएंगे। इससे हमें क्या बेनिफिट मिलने वाला है अभी आप देखेंगे। तो मैं यहीं पे लिखने की कोशिश करती हूँ सो दैट कि हमें डायग्राम साथ साथ दिखते रहे। तो हम लिखेंगे ट्राइंगल त्रिभुज ए बी ए डैश तथा ट्राइंगल ए बी डैश ए डैश। अब ध्यान से आपको इन दोनों ट्राइंगल को देखना है। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो ए और ए डैश है बराबर है ए और ए डैश के। क्यों? ये है उभयनिष्ठ भुजा। उभयनिष्ठ भुजा किसे कहते हैं? जो भुजा दोनों त्रिभुज में हो, प्रेजेंट हो, उपस्थित हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ए और ए डैश इस वाले त्रिभुज में भी है, इसका भी आधार है, और ये ए और ए डैश इस वाले त्रिभुज का भी आधार है। तो ये हमारा उभयनिष्ठ भुजा हो गया क्योंकि दोनों त्रिभुजों में ये कॉमन है। ठीक है, अब दूसरा हम क्या देख रहे हैं कि जो बी है, कोण बी, ये बराबर कोण बी डैश के है। क्यों? क्योंकि दोनों हमारा 90 डिग्री है। आप देख सकते हैं, एक सेकेंड देखिए, ये बी भी 90 डिग्री है और ये बी डैश भी 90 डिग्री का ही एंगल है ना। तीसरा हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो हमारा ए बी है वो ए डैश बी डैश के बराबर है, और ये हमारा भुजा हो गया और ये हमारा कोण हो गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से इन दोनों से आगे देखो, हम क्या मान लेते हैं कि ए को ए डैश पर तथा जो हमारा बी है बी को बी डैश पर पहुंचने में लगा समय, सपोज हम लोग मान लेते हैं टी। अब हमें पता है कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो इस फॉर्मूला से अगर मैं दूरी निकालूं तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुना समय, है ना। सी, तो मैं फिगर से क्या लिख सकती हूँ कि बी और बी डैश बराबर क्या हो जाएगा, सी टी। सी से हम चाल को डिनोट कर रहे हैं और टी से समय को। ए ए डैश बराबर भी क्या हो जाएगा, सी टी, और ए ए डैश बराबर हो जाएगा हमारा बी बी डैश के। क्यों? सोचो, देखो राइट हैंड साइड दोनों के बराबर है ना, सी टी, तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगा, ए ए डैश बराबर बी बी डैश, राइट। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं कि जो हमारा, तो हम लिख सकते हैं कि भुजा कोण और भुजा सर्वांग समा होता था ना, सर्वांग समता की कसौटी एस ए एस सर्वांग समा से हम क्या लिख सकते हैं कि जो हमारा ट्राइंगल ए बी ए डैश है ये सर्वांग समा है ए बी डैश ए डैश के। सर्वांग समा का मतलब होता है इन दोनों त्रिभुज के आपस के भुजाएं और कोण दोनों बराबर होंगे। ठीक है, तो इन दोनों त्रिभुज के आपस का कोण भी बराबर होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, कोण आई बराबर कोण आर, है ना, सर्वांग समता से। और इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया अर्थात जो हमारा आपतन कोण है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। इससे तो यही कंक्लूजन निकलता है। और मैं आपको बता दूं, प्रकाश के परावर्तन का फर्स्ट नियम प्रूफ हो चुका है, बिकॉज फर्स्ट नियम क्या कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है ना। और हमें हाइजेंस के प्रकाश सिद्धांत का उपयोग करके यही प्रूफ करना है, तो पहला तो प्रूफ हो गया। और दूसरा क्या था
दूसरा नियम क्या है देखिए, परावर्तन का दूसरा नियम होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। ठीक है, दोनों नियम सेटिस्फाई हो गए। इसी के साथ हमारा ये डेरिवेशन कंप्लीट होता है। इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम डिटेल में हाइगेंस के सिद्धांत का जो है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि आखिरकार हाइगेंस ने कहा क्या था अपने सिद्धांत में। तो आपको समझ में आया होगा। अच्छा, ये दूसरा वाला पॉइंट कैसे प्रूफ हुआ ये मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम क्या था? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए इस फिगर में आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में है, एक ही परावर्तक पृष्ठ में है। इसका मतलब पहला नियम तो सेटिस्फाई हो गया डायग्राम से ही, और दूसरा हमने इन दोनों को सर्वांग समा करके कोण आई बराबर कोण आर करके इसको प्रूफ कर दिया कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसी के साथ हमारा ये डेरिवेशन कंप्लीट होता है। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।